हेलो एवरीवन। आज फिर से हम आपके लिए लेके आए T30 सीरीज फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन। इससे पहले भी हमने T30 सीरीज के कुछ पर्टिकुलर वीडियो इस चैनल पे अपलोड किए हैं, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नए कंसेप्ट्स को। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम उन्हें एक्यूरेसी, प्रिसीजन और स्पीड के साथ सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है द IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119। देखिए बेटा, 119 के लिए अगर 1 की बात किया जाए उसके लिए हम लिखते हैं UN, सेम फॉर दिस UN, और 9 के लिए हम लिखेंगे ENN, और इस IUPAC को हम एंड करते हैं IUM से। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास जो ऑप्शन है वो है करेक्ट ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अनअनियम इज द IUPAC नेम ऑफ एटॉमिक नंबर एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द इनकरेक्ट, इस तरीके के क्वेश्चन को पहले से हाईलाइट करके रख लीजिए। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स। एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड सब्सट्रेट। एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट लाइक chemical catalyst. Enzyme reduce activation energy of bioprocess. Okay, एंजाइम आर पॉलीसेकेराइड। ठीक है, देखिए बेटा, एंजाइम्स जो होते हैं आपके वो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमें पर्टिकुलरली एनिमल और प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, और ये भी हम कह सकते हैं कि दे आर प्रोटीन of protein molecules of higher molecular mass। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो एंजाइम जो है वो पॉलीसेकेराइड नहीं होते हैं, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विच कंपाउंड अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए जो कंडीशन है आपके पास, पहला तो वो प्लेनर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आपके पास ये है कि उसके अंदर कॉन्जुगेशन होना चाहिए, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तीसरी बात है वो हकल रूल फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम चेक करते हैं हमारे तीनों रूल के बारे में। फर्स्ट रूल हमारा प्लेनर, ठीक है। सेकंड है हमारे पास कंजुगेशन, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्जुगेटेड, डीलोकलाइजेशन और प्लेनर एंड हकल रूल, आपके पास जो ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन नंबर थर्ड एंड ऑप्शन नंबर 2, ये जितने भी तीनों कंपाउंड्स है ये सारे क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक हो जाएंगे। लेकिन एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पे इजीली देखने को मिल रहा है जिसपे ये वाला कार्बन जो है ये क्या है बेटा, sp3 एबिडाइज है, और इसकी वजह से ये प्लेनर नहीं होने वाला है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको आंसर करना है नॉट एन एप्रोप्रिएट या नॉट एन एप्रोप्रिएट एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका Zeldal method for estimation of nitrogen can be used to estimate the amount of nitrogen in which of the following। ठीक है, देखिए आपके पास जैसे कि अजो कंपाउंड जो हो गए आपके, है ना, और नाइट्रो कंपाउंड्स आपके हो गए, और वो कंपाउंड जिनके अंदर नाइट्रोजन जो है वो रिंग के अंदर है, जैसे इस तरीके कंपाउंड, ये आपके कंपाउंड जेल्डाल मेथड को फॉलो नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे केस में ये अमोनियम सल्फेट नहीं बना पाते हैं। तो अमोनियम सल्फेट नहीं बनेगा तो आपका जेंडाल मेथड का यहाँ पे एस्टिमेशन नहीं निकल पाएगा। तो एक ही कंपाउंड आपके पास बताया, दैट इज अमाइन, और ये आपका यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा, करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, बिकॉज दीज कंपाउंड डज नॉट चेंज इनटू अमोनियम सल्फेट अंडर दीज कंडीशंस। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द pH of solution containing 50 ml each of 0.10 molar sodium acetate and 0.01 molar acetic acid। ओके, pKa का वैल्यू आपको एसिटिक एसिड का गिवन है। चलिए, तो बेटा आपके पास सोडियम एसिटेट है और साथ में है आपके पास एसिटिक एसिड। इसका कंसंट्रेशन भी आपको गिवन है और इसका भी गिवन है। एक आपके पास यहाँ पर वीक एसिड है और एक है सॉल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस, सॉल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस।
ठीक है। जब इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन आपके सामने बन रहा है, एक वीक एसिड है या एक सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस है, तो ये आपको देता है बेटा एसिडिक बफर। ये चीज आपको देती है एसिडिक बफर, जहां से हम इसका पीएच इजीली निकाल पाएंगे। तो पीएच का फॉर्मूला जो इसके लिए है वो है बेटा पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। क्लियर ये चीज, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को कंसंट्रेशन तो डायरेक्टली गिवन है, डायरेक्ट उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे और हम सॉल्व करेंगे। पीके की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है 4.57 प्लस लॉग सॉल्ट के लिए आपको गिवन है बेटा 0.1 और इसके लिए 0.01, जिसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। लॉग 10 का वैल्यू आपके पास क्या आ जाता है 1, तो 4.57 प्लस 1 ये अपना हो जाएगा 5.57। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के इन KO2 इज +4। देखिए KO2 जो यहाँ पे आपका है दैट इज सुपर ऑक्साइड, और सुपर ऑक्साइड के केस में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है बेटा -½ ठीक है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे -½ ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो O2 जो है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा एनाइन -1 के साथ, और K जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैटाइन +1 के साथ। तो K का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या निकल के आता है +1। तो यही आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। आयनेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरलिटी, ठीक है। रेसिमी मिक्सचर शोज 0 ऑप्टिकल रोटेशन। एक लीवो रोटेटरी एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दोनों को जब हम टोटल करेंगे, दोनों का पूरा मिक्सचर लेंगे तो वो क्या देता है आपको ऑप्टिकल रोटेशन बिल्कुल 0 देता है। SN1 yield 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ एनंटियोमर, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय SN2 रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन्स हैविंग कायरलिटी एट द रिएक्टिव साइट शोज इन्वर्जन ऑफ कॉन्जुगेशन, ठीक है। SN2 रिएक्शन में आपके बैक साइड से अटैक होता है तो आपको क्या मिलता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्जुगेशन मिलता है। एनंटियोमर आर नॉट या नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ठीक है। तो आपको ऑप्शन मिल चुका है जो कि इनकरेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 कि जो एनंटियोमर होते हैं हमारे वो कैसे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है एक दूसरे के। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब आपका हो गया बेटा यहाँ पे जैसे ये दो चीजें हैं, अगर ऐसे देखी जाए तो ये दोनों क्या है सुपर इम्पोजिबल है, लेकिन एनंटियोमर के केस में जब हम इनको सुपर इम्पोज कराते हैं तो ये कुछ इस तरीके से क्रिएट होता है, और ये चीज क्या है टोटली नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो यहाँ पे आपका 4th ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, मतलब वो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग कायरलिटी, ठीक है, क्योंकि एनंटियोमर्स क्या है बेटा आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्राइमरी एलिपेटिक अमाइंस रिएक्ट विद HNO2 टू गिव अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट। क्लियर है, चलिए इसको देख लेते हैं हम एक बार कि ये क्या कहता है। प्राइमरी अमाइन हमने कंसिडर किया RNH2, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे HNO2 से, और जब इसकी रिएक्शन हम HNO2 से कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा RN2Cl माइनस N2 पे आ गया, प्लस फर्दर हाइड्रोलाइसिस होते ही ये पर्टिकुलर चीज ROH में चेंज हो जाएगी N2, और इसके साथ आ गया बेटा HCl। क्लियर, ठीक है, इसके साथ आपका HCl आ जाएगा। रिएक्ट टू गिव अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट प्राइमरी एलिपेटिक अमाइंस, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो 1 है आपका वो तो यहाँ पे करेक्ट हो चुका है, स्टेटमेंट 1 आपका सही है। सेकंड स्टेटमेंट को चेक करते हैं। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस, ठीक है। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस अपने क्या होंगे C6H5 और NH2, ये हमारा प्राइमरी। इसकी रिएक्शन हमको किससे करवानी है HNO2 से करानी है टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट विच इज स्टेबल इवन अबाउ 300 केल्विन, ठीक है। चलिए तो इसको एक बार हम करा के देखते हैं इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन का जो टेम्परेचर हमारे पास रहता है वो 273 to 278 केल्विन रहता है, और इसके बाद ये चीज जो बनेगी वो क्या बन जाएगी डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगी N2 प्लस और माइनस, ठीक है। तो इस
पर्टिकुलर चीज के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि विच इज स्टेबल अबाउ 300 केल्विन, तो ये तो टोटली रॉन्ग है। आपका स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या हो जाता है, गलत, क्योंकि टेम्परेचर रेंज जो है वो आपका कितना रहना चाहिए, 273 से 275 278 डिग्री 8 केल्विन रहना चाहिए, यानी कि 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक। क्लियर? तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। RMgX CO2 की रिएक्शन कराइए, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में Y बना है, फर्दर हाइड्रोलाइसिस पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन को भी हम करवा लेते हैं बेटा। RMgX, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं CO2, और CO2 को जब हम लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, कारण अभी समझ में आ जाएगा उसका, क्योंकि हमें करवाना है इसका अटैक। Mg यहाँ पे होता है प्लस, ये हो जाएगा बेटा माइनस, ये अटैक करेगा किस पे, कार्बन पे। कार्बन पे अटैक करने का कारण क्यों, क्योंकि कार्बन की जो डेंसिटी है वो पॉजिटिव हो चुकी है, कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पॉजिटिव हो चुकी है, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, कहाँ पे, ऑक्सीजन के थ्रू। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया माइनस, और ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, फर्दर ये रिएक्शन आपको मिलेगी RC≡OMgX, ये प्लस है ये माइनस है। इसका हाइड्रोलाइसिस जैसे ही हम करवाएंगे H3O+, आपको दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे, R≡OH प्लस MgOH और X। अब यहां से हमने ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई थी, तो ये Y मिला है, यही हमसे वो पूछ रहा है, तो आपका जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे हाइड्राइड्स दे रखी है, उनका नेचर दे रखा है। तो हाइड्राइड्स फर्स्ट है हमारे पास MgH2, जो कि एक आयोनिक हाइड्राइड होती है। ठीक है, तो एक का जो होना चाहिए फोर्थ होना चाहिए, और किसी भी ऑप्शन में नहीं है, एक ऑप्शन को छोड़ के, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, और यही आपका करेक्ट आंसर भी होने वाला है। ठीक है, चेक कर लेते हैं फर्दर। जैसे B2H6 जो है आपका, वो कैसा है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो सेकंड ये हो गया। HF जो है इलेक्ट्रॉन रिच है, और जो अपना बच गया दैट इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, ये आपका GeH4 है ना। तो फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो ये आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, कुछ ड्रग के क्लासेस हमको दे रखे हैं और उनके मॉलिक्यूल्स हमको यहाँ पे बता रखे हैं। तो एंटी एसिड्स की अगर बात करें तो जैसे अपने सिमेटिडाइन जो होते हैं वो एंटी एसिड्स कहलाते हैं अपने। ठीक है, एनाल्जेसिक्स जो होते हैं अपने मॉर्फिन्स, एनाल्जेसिक्स मतलब जो दर्दनाशक है ना, जो पेन को रिलीफ देते हैं, वो वाली चीज है ना, मॉर्फिन्स जो हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट का हो गया आपके थर्ड, एनाल्जेसिक में आपका हो गया सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो एंटी माइक्रोबियल्स है, और एक है आपके पास एंटी हिस्टामाइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंटी हिस्टामाइन्स है वो आपके हो जाएंगे बेटा सेल्डेंस। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ, और एंटी माइक्रोबियल्स हो जाएंगे आपके फर्स्ट। तो थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये कुछ क्लासेस इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जहां पे आपको पर्टिकुलर ड्रग के बारे में क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर यूज्ड। नहीं, डायमंड यूज नहीं होता, ग्रेफाइट यूज होता है। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव 2 डायमेंशनल, दोनों के पास 3 डायमेंशनल होता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। डायमंड इज कोवेलेंट, ग्रेफाइट इज आयोनिक, ये भी गलत हो गया। ग्रेफाइट भी कैसा होता है बेटा, कोवेलेंट होता है। डायमंड sp3 होता है और ग्रेफाइट sp2 होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि जो डायमंड का कार्बन है वो चारों बॉन्ड उसके इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करें ग्रेफाइट के तो सिर्फ 3 बॉन्ड इंक्लूड रहते हैं, जिसमें एक उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से वो कंडक्टिंग नेचर शो करता है। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलेगा वो हो जाएगा sp2, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट इज sp3। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे है बेटा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट, एक मोलर सॉल्यूशन है जिसके अंदर 0.5 मोल है सॉल्यूट के। ठीक है, बड़ा ही आसान सवाल है, सिंपल सवाल है, फॉर्मूले से डायरेक्टली हो जाएगा। आपके मोलिलिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या बोलता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, यही है जिसको हमने किस में लेना होता है, केजी के अंदर लेना होता है। क्लियर? ठीक है, आपको मोलिलिटी गिवन है दैट इज 1, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है दैट इज 5, और यहाँ पे मैंने WA रख दिया है दैट इज। ठीक है, WA की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो वो आ जाएगा 0.5, ये आपका आया है केजी के अंदर, जिसको हम फर्दर किस में बदलेंगे, ग्राम के अंदर बदलेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 500 ग्राम। तो आपका ऑप्शन यहाँ से मिलता है ऑप्शन नंबर
500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनोल्स इज हायर देन फिनोल्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखो जो NO2 ग्रुप है आपका यहाँ पे, NO2 ग्रुप जो है वो -I भी शो करता है और -R भी शो करता है, और जिस वजह से वो विड्रॉइंग नेचर का हो जाता है, और विड्रॉइंग नेचर के होने की वजह से यहाँ पे जो एसिडिटी है वो ज्यादा हो जाएगी उस कंपाउंड की जिसपे नाइट्रो जुड़ा हुआ है, उस फिनोल की जिसपे नाइट्रो जुड़ा हुआ है, कंपेरिजन विद नॉर्मल फिनोल। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो तो यहाँ पे बिल्कुल क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। अगली बात ये कह रहा है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और मेटानाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ एज दे हैव वन नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड टू फिनोलेट। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। देखिए जो नाइट्रो ग्रुप है ना वो ऑर्थो पे और पैरा पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या शो करता है, -R शो करता है कंपेरेटिवली टू द मेटा। तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो सेम नहीं हो सकती है। क्लियर है, मेटा में जो मेटा नाइट्रोफिनॉल जो होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या होती है बेटा, कम होती है। तो कंपेरेटिवली जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स की वो ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड आपका गलत हो जाता है और हम जाएंगे इसमें ऑप्शन नंबर 4 के साथ। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क डन। ठीक है, देखिए अगर आपको वर्क डन निकालना है, मैक्सिमम वर्क डन निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन जो वर्क डन आपका निकलेगा वो निकलेगा बेटा एरिया अंडर पीवी ग्राफ। मतलब जब आपको पीवी ग्राफ दे रखा है तो उसके अंडर जितना भी एरिया है वो ही आपको क्या देगा, वर्क डन देगा। तो आपके पास यहाँ पे 4 ग्राफ है नॉर्मली, जिसमें अगर हम बात करें वर्क डन की तो पहला तो ये है आपके पास, ठीक है, दूसरा एरिया आता है ये, तीसरा आता है दिस वन, ठीक है, और चौथा तो ये तो एक लाइन है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस सबसे ज्यादा मैक्सिमम एरिया है ना, एरिया अंडर द पीवी ग्राफ जो आपको मिलता है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 में मिलता है। कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है उसमें पीवी ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो आपको क्या देगा, वर्क डन देगा। तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, एरिया आपको क्या दे गया, वर्क डन दे गया, मैक्सिमम वर्क डन दे गया अकॉर्डिंग टू द पीवी कर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए कौन सा सीक्वेंस है जो सबसे बेस्ट है। तो देखिए बेंजीन लेते हैं, बेंजीन हम ले लेते हैं, बेंजीन पे हम क्लोरीनेशन करवाते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरोबेंजीन में। तो सिंपल सा जो सिंथेसाइज मेथड है यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द बेस्ट मेथड इन चारों में से। ठीक है, जहां से आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। बाकी चीजों में क्लोरोबेंजीन आपको नहीं मिलेगा, और वो सीक्वेंस भी क्या है यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। बोथ द बोरोन एटम, डाइबोरेन की बात हो रही है तो सबसे पहले डाइबोरेन बना लेते हैं। ठीक है, डाइबोरेन हम बनाते हैं कुछ इस तरीके का, आपका डाइबोरेन होता है। ठीक है, जहां पे इस तरीके से आपके पास B2H6 का एक कंपाउंड बनता है जो कि कैसा है, एक ही प्लेन में आपके लाई करता है। ठीक है, अब ये कह रहा है आपको कि बोरोन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू दिस 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है वो निकल के आता है sp3। तो आपको यहाँ से इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट स्टेटमेंट तो मिल चुका है कि हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या होता है, sp3 होता है। दूसरी बात करते हैं, 2 सेंटर और 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है ये। ठीक है, 4 टर्मिनल है यहाँ पे BH बॉन्ड के, आर 2 सेंटर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड 2 बॉन्ड एटम लाई इन 1 प्लेन। एक ही प्लेन में ये पूरा डायबोरेन का जो स्ट्रक्चर है आपका वो लाई करता है। और हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या शो कर रहा है बेटा, ये sp3 शो कर रहा है। क्लियर है, चलिए बस ये याद रखिएगा कि
हम जनरली कंसीडर करते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो प्लेनर होगा, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बना हुआ है कि उसको क्या करना पड़ रहा है, वो जो आपस में बाइंडेड है, दो बोरॉन जो आपस में यहाँ पे बाइंडेड है वो इस तरीके से बाइंडेड है कि sp3 होने के बावजूद भी वो किस में रह रहे हैं, प्लेन में रह रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स आपको दे रखे हैं और कार्बोनिल कंपाउंड से उनकी रिएक्शन करवा रखी है और प्रोडक्ट आपको मैच करने हैं यहाँ पे। जैसे फर्स्ट, जैसे कंसीडर कर लेते हैं हम कोई भी एक कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे CH3 यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड हम कंसीडर करते हैं CHO। ठीक है, इथेनॉल हमने ले लिया है, एसिटाल्डिहाइड हमने ले लिया है और इसमें हम रिएक्शन करवाएंगे। क्लियर है? चलो, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में हमको क्या देखने को मिलेगा बेटा, अगर हम NH2OH से रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे को H2 और O यहाँ से निकालना पड़ेगा और जो आपके पास कंपाउंड बचेगा वो बचेगा CH3CH डबल बॉन्ड NOH। ये कंपाउंड आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये कंपाउंड है आपका ऑक्सिम, तो ऑक्सिम हो गया फर्स्ट, लास्ट का फर्स्ट आना चाहिए, 3 में फर्स्ट है। ठीक है, चलो RNH2 आपसे रिएक्शन करवा रहे हैं RNH2 से, तो RNH2 से रिएक्शन करवाएंगे तो ऐसे केस में आपको क्या मिलने वाला है, RNH2 से O, यहाँ पे बना CH3CH डबल बॉन्ड NR। ठीक है, NR, और ये आपका क्या है, NR शिप बेस है, तो ये हो गया आपका सेकंड, C का सेकंड रहने वाला है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगला चेक करते हैं, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम ROH के साथ इसी की रिएक्शन कराएंगे, सेम यही कंपाउंड हमको रखना है। इसी की रिएक्शन अगर हम ROH के साथ कराएंगे तो ऐसे केस में एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ होती है तो आपको मिलता है एसीटल मिल रहा है कुछ इस तरीके का कंपाउंड, CH3RORHOR ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा इधर क्लियर बना देते हैं बेटा, CH3CHOR और इधर OR, तो एसीटल है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है उसका आंसर हो गया आपका थर्ड, बी का थर्ड। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन आपको बच रहा है, अब ये भी गलत हो गया और फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। और जो आपका कंपाउंड है HCN वाला साइनोहाइड्रिन, वो आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलता है। ये आपका कंपाउंड है CH3C ऊपर OH H और यहाँ पे CN। ये आपको कार्बोनिल कंपाउंड को HCN के साथ रिएक्शन कराने पे साइनोहाइड्रिन मिल जाता है। तो ये आपके मैच द फॉलोइंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। सीधी सी बात है, जिसमें लोन पेयर ज्यादा होने वाले हैं वहां रिपल्शन भी ज्यादा होने वाला है। तो यहाँ पे अपने को स्ट्रक्चर की समझ होनी चाहिए। स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। सबसे पहले XeF2 हमारे पास है, तो XeF2 का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, XeF लोन पेयर और एक लोन पेयर इधर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ClF3, Cl है बीच में, F और F, यहाँ पे एक लोन पेयर और यहाँ पे एक लोन पेयर। उसके बाद आपके पास है IF5, 2 3 4 5। ठीक है जी, चलिए, और आपके पास लास्ट है SF4, उसके बाद एक लोन पेयर। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोन पेयर आपको कहाँ देखने को मिल रहे हैं, XeF2 में देखने को मिल रहे हैं। तो XeF2 ही आपका सबसे ज्यादा क्या करने वाला है, लोन पेयर रिपल्शन करने वाला है, और यही आपका क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर भी होगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। चलिए, ओके, सो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, इसमें आपको IUPAC बतानी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको गिवन है AgH2O होल ट्वाइस, AgCN होल ट्वाइस। ठीक है, तो लिखने का तरीका है हमारा, पहले कैटाइन और फिर एनाइन। न्यूट्रल लिगेंड है तो कैटाइन यही बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव लिगेंड है तो ये बन गया। अकॉर्डिंग टू दैट, अगर ये पॉजिटिव बनता है तो ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो जो साइन इस पे आया वही Ag को मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो Ag क्या आ गया बेटा, आपका +1 में आ गया।
अगर दूसरी तरफ बात करें तो ये क्या है आपका -1, तो x -2, क्योंकि Cn कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, तो x -2 इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +1। तो यहाँ पे भी Ag क्या मिल गया आपको, दूसरी बार भी +1 मिल गया। बस ध्यान ये रखना है कि इस Ag के साथ न्यूट्रल लिगेंड था तो ये प्लस था, कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो बन रही है वो पॉजिटिव बन रही है, तो जैसा नाम है वैसा एज इट इज आ जाएगा। लेकिन जो दूसरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो नेगेटिव बन रही है, तो जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके नाम के आगे हम क्या लगा देते हैं, एट लगा देते हैं, ATE, एट लगा देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर नेमिंग करेंगे तो यहाँ पे कितने हैं, H2O 2 हैं, H2O को हम बोलते हैं एक्वा, तो यहाँ पे हो गया बेटा डाई एक्वा, नाम एज इट इज आ जाएगा क्योंकि एंटिटी कैसी है, पॉजिटिव है। स्टेट हम लिख देते हैं फर्स्ट, उसके बाद डाई, इसको क्या कहते हैं, साइनेडो, साइनेडो, ठीक है। और यहां पे आपके पास एंटिटी नेगेटिव थी Ag, इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो यहाँ पे Ag के लिए वैसे तो क्या यूज लेते हैं, जब पॉजिटिव होता है तो सिल्वर, नेगेटिव हो जाए तो अर्जेंटेट यूज में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ARGENTAT और यहाँ स्टेट लिख देंगे, क्लियर। ये ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, क्लियर बेटा, ओके। सो ये आज के कुछ पर्टिकुलर नए कंसेप्ट थे आपके लिए T सीरीज के, T30 सीरीज के अकॉर्डिंग, और ऐसे ही कुछ नए कंसेप्ट्स और भी लेते आएंगे हम आपके अपकमिंग नीट एग्जाम के लिए। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड।